हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका एको का ही पार्ट है, 12th में पढ़ाया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, प्लस ये बीकॉम में पढ़ाया जाता है और बीकॉम बीबीए में भी इस टॉपिक का हमारा कुछ पार्ट होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पहले मैं टॉपिक का नाम डाल देती हूँ, हेडिंग डाल देती हूँ कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। आज जो टॉपिक का नाम रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट देन प्लीज़ कमेंट डाउन। चलिए अब मैं बता देती हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। वन लाइन है, मीन्स याद जाएगा आपको। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई नॉर्मल मीनिंग पूछेगा, कोई भी नॉर्मल पर्सन, ठीक है ना, नॉट फ्रॉम ए कॉमर्स बैकग्राउंड या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, आप बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता है कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देता है, ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये तो हो गई इसकी मतलब एक साधारण भाषा में, या फिर आप बोल सकते हैं एक नॉर्मल वर्ड्स में की डेफिनेशन हो गई। लेकिन ये डेफिनेशन हम लिख नहीं सकते, ठीक है ना। अगर हमें बोर्ड्स देने या फिर हमें बीकॉम में हम या फिर हम बीबीए में है, ठीक है ना, अगर हम ऐसी जगह पे है तो हमें पूरा डिस्क्रिप्टिव हमारे क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में तो हम कुछ भी हमें सिर्फ टिक आउट करना है, लेकिन हम डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है तो हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। सो अब हम मूव करते हैं डेफिनेशन पे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, मैं एक बार बोल के बताती हूँ, देन आई विल राइट डाउन। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक हमारी ऐसी अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है जो कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन शो करती है बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है इनको ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। अब मैं इसे राइट डाउन कर देती हूँ, ठीक है ना, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन हमें याद कैसे रखनी है। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसे बीओपी के नाम से जानते हैं आप नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है की डेफिनेशन क्या होती है, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, हमारी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो क्या शो करती है स्टूडेंट्स, विच शोज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन between normal resident of the country and rest of the world की सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, इस डेफिनेशन में बताया क्या गया है। अच्छा, ये जो हमें याद रखना है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है इन अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमने मतलब क्या समझा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट का मतलब आपको पता है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट मतलब होता है कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि टी फॉर्म में हो। ठीक है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट मतलब पता है आपको, टी फॉर्म में होती है। ठीक है, एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। ठीक है, वही चीज़ हमें बोली कि एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है जो क्या शो करती है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन शो करती है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन शो करती है, इसमें 4 तरह की ट्रांजेक्शन आती है, आई विल एक्सप्लेन दैट। ठीक है ना, और कौन कौन से वो जो ट्रांजेक्शन हो रही है इकोनॉमिक हमारी ट्रांजेक्शन वो किस किस के बीच में होनी चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है ना, कि तो इसकी डेफिनेशन की बात होगी। इसका नॉर्मल मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, सिंपल शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं, हमारी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, हमारी कंट्री में कितना इम्पोर्ट हो रहा है। इम्पोर्ट मतलब होता है कि बाहर से कितना सामान आ रहा है, फॉरेन कंट्री से कितना सामान आ रहा है, और हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। ठीक है, फॉरेन में हम कितना सामान भेज रहे हैं, हमारी कंट्री में कितना सामान फॉरेन में जा रहा है, उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, तो उस चीज़ की स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, कि इसका मीनिंग हो गया, इसकी डेफिनेशन की हमने बात की ली। अब मैं डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसका इसमें और डेफिनेशन से हम इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे पहले बात करी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट मतलब होता है कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि टी फॉर्म में हो। ठीक है, आपको टी दिख रहा है, इज इट विजिबल। ठीक है, टी है, टी फॉर्मेट में होनी चाहिए वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट। एक साइड डेबिट होना चाहिए, एक साइड क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है ना, कुछ ना कुछ डेबिट बैलेंस होगा, कुछ ना कुछ क्रेडिट बैलेंस होगा। जरूरी नहीं जैसे कि आपके अकाउंट्स में होता है कि डेबिट बराबर क्रेडिट होता है, डेबिट बराबर क्रेडिट होता है अकाउंट में। अकाउंट का रूल यही होता है कि डेबिट बराबर क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेबिट बराबर क्रेडिट हो भी सकता है। ठीक है, डेबिट मोर देन क्रेडिट भी हो सकता है,
और डेबिट लेस देन क्रेडिट हो सकता है। इसके 3 पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसकी हम आगे बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स में, ठीक है। नाउ हम बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कि एक साइड डेबिट होगा, एक साइड क्रेडिट होगा, टी फॉर्म में होगा, और डेबिट बराबर क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट मोर देन क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट लेस देन क्रेडिट हो सकता है। ये 3 चीज़ें हमने समझ ली अकाउंटिंग स्टेटमेंट का मतलब। नाउ अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा, उसमें कौन कौन से तरीके की अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आती हैं। हाँ तो स्टूडेंट हम क्या बता रहे थे कि यहाँ पे अकाउंटिंग स्टेटमेंट की हम बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है डेबिट बराबर क्रेडिट आपका हो सकता है, डेबिट मोर देन क्रेडिट हो सकता है, डेबिट लेस देन भी क्रेडिट हो सकता है। तो यहाँ पे तीनों फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग स्टेटमेंट का पर्टिकुलर मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट बनेगी वो टी फॉर्म में बनेगी, और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड होगा आपका डेबिट होगा और जो राइट हैंड साइड होगा वो आपका क्रेडिट होगा। तो आपको अकाउंटिंग स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया है। नाउ हम मूव करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की कॉन्सेप्ट की। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब हम मैक्रो की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो मैक्रो में हर एक कॉन्सेप्ट, चाहे हम किसी भी कॉन्सेप्ट की बात कर लें, या तो वो फ्लो हो सकता है या तो फिर वो स्टॉक हो सकता है, ठीक है। अब ये फ्लो और स्टॉक क्या होता है, सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है हमारे लिए, फ्लो और स्टॉक क्या होता है। यहाँ पे बता देती हूँ आपको फ्लो और स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए जो आपका फ्लो होता है, आपके देखिए माइक्रो में जितने भी टर्म्स आएंगे या फिर माइक्रो में भी, ठीक है ना, जो फ्लो होता है, जो इको होता है, इको में बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आपका या तो फ्लो हो सकता है कॉन्सेप्ट, या फिर आपके क्या हो सकते हैं, स्टॉक हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो सबसे पहले पता होना चाहिए फ्लो का मतलब क्या होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लो, फ्लो मतलब क्या होता है, वेरिएबल मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब हम किसी भी वेरिएबल को किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मेजर करते हैं तो हम उसे बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फ्लो। जबकि स्टॉक मतलब क्या होता है, वेरिएबल मेजर्स एट ए पर्टिकुलर डेट, या फिर आप बोल सकते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम, या फिर आप डेट ही रखिए इसको, टाइम से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। वेरिएबल मेजर, जिस ऐसे वेरिएबल जिसको हम पर्टिकुलर डेट में मेजर कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं अपना स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। और फ्लो मतलब होता है वेरिएबल मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ऐसा वेरिएबल जिससे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट का डिफरेंस हम एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रेडिंग और P&L बैलेंस शीट से समझ लेते हैं, ठीक है। हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स और ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट से बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, ठीक है ना। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं हमारे, जैसे कि आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। आपको पता है कि जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट होता है उसमें जब हम सबसे पहले फॉर्मेट लिखते हैं उसका, तो उसमें क्या लिखते हैं, फॉर द पीरियड ऑफ, जो हेडिंग होती है ना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, फिर ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, फॉर द पीरियड ऑफ, फिर हम बाद में पर्टिकुलर अमाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या होता है, हमारा फ्लो भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमें फॉर्मेट याद नहीं करना, ना ही ट्रेडिंग एंड P&L की भी बात हो रही है। यहाँ पे बस मैं टाइम पीरियड को मेंशन करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे जब हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे हम फॉर द पीरियड ऑफ लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की हम क्या करें, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं अपने, तो बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं, एज ऑन या फिर एज एट, एक पर्टिकुलर डेट को मेंशन कर देते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ट्रेडिंग एंड P&L हमारा किसका पार्ट हो गया, बताइए। ट्रेडिंग एंड P&L हमारा किसका पार्ट हो गया, फ्लो का पार्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड की ट्रांजेक्शन को दिखाया जा रहा है। लेकिन बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट किसका पार्ट हो गया, हमारा स्टॉक का पार्ट हो गया, क्योंकि बैलेंस शीट पर्टिकुलर डेट को बनाई जा रही है, ठीक है। ये तो कोई नॉर्मल टर्म्स की बात, जैसे हमें कहीं पे लिखना नहीं है, एग्जाम्पल बस समझाने के लिए बताया जा रहा है। अब जो लिखने वाला एग्जाम्पल है जो हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो उसके प्रॉपर एग्जाम्पल है वो बता देती हूँ। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल तो कैपिटल है, ठीक है ना, जो आपको बुक्स में दिखाई देगा, चाहे आप 12th में पढ़ें, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ें। अदरवाइज 2 मिनट, देयर इज समवन इन द डोर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक रह गया था, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, हाँ, बैलेंस शीट और P&L की। P&L और बैलेंस शीट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसका जो मेन एग्जांपल, अगर मैं मेन एग्जांपल की बात करूँ तो देखिए जो हमारा स्टॉक होता है, स्टॉक का एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल लिख सकते हैं सीधा। क्यों, क्योंकि कैपिटल किसी पर्सन की अगर कैपिटल है, कैपिटल मतलब क्या, उसकी एसेट्स है, ठीक है ना, या फिर उसने जो लायबिलिटी क्रिएट करी अपनी पूरी टाइम पीरियड में, ठीक है ना। बिजनेस के हिसाब से तो लायबिलिटी है, लेकिन हमारे लिए तो एसेट्स है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए, ठीक है। तो जो कैपिटल है, तो कैपिटल जो हमारा होगा वो हमारा किसका पार्ट होगा, हमारा स्टॉक का पार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि कैपिटल जो है हमारी, वो हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, किसी भी टाइम पीरियड मतलब एक पर्टिकुलर डेट में हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने कितनी कैपिटल कमाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो कैपिटल जो हमारा एग्जांपल होगा वो हमारा स्टॉक का होगा। लेकिन कैपिटल को फॉर्मेशन की बात करें कि कैपिटल हमने कितने सालों में बनाई, या किसी भी बिजनेस ने कैपिटल कितने सालों में खड़ी करी, ठीक है ना। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, वो एक बड़ा प्रोसेस होता है। मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है ना, वो अपनी पूरी लाइफ में कितनी एसेट्स बनाता है, कितनी एसेट्स क्रिएट करता है, तो वो तो उसकी कैपिटल हो गई। लेकिन वो अपनी जो पूरी लाइफ है उसमें कैपिटल मतलब कितना पैसा कमा रहा है, तो उसने कमाने के लिए जितने साल लगाए, जितने साल उसने अपने बिजनेस को दे दी या फिर अपनी जॉब को देती है, तो उसको फॉर्म करने के लिए टाइम पीरियड लेगा। तो वो पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं एक दिन में वो कोई भी सामान क्रिएट कर लेगा पर्सन,
तो उस जो पूरा हमारा टाइम पीरियड लगेगा उसी को हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है हमारा फ्लो का पार्ट होता है, जबकि व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपिटल, तो कैपिटल जो होगा हमारा स्टॉक का पार्ट होता है, स्टॉक का पार्ट होगा, वो हमारा फ्लो का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। अब हम आते थे अपने कॉन्सेप्ट में, हम पढ़ रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आप बताइए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, फ्लो कॉन्सेप्ट या स्टॉक कॉन्सेप्ट। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है स्टूडेंट, वो हमारा होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रांजेक्शन्स लिखी जाती हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती है। देखिए जो हमारी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा वो पूरे कंट्री में पूरे फिजिकल ईयर में चलेगा, ठीक है ना। अब फिजिकल ईयर क्या होता है पहले बता देते हैं, पूरे फिजिकल ईयर में चलेगा। देखिए हमारे जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग हम पढ़ के बैठे हुए, ठीक है ना, कॉमर्स के स्टूडेंट या फिर ह्यूमैनिटीज़ के भी, तब भी समझ लीजिए हमारे ईयर्स जो होते हैं, एक तो कैलेंडर ईयर होता है जो कैलेंडर में दिखाई देता है, जैन टू दिसंबर, जनवरी से दिसंबर तक जो ईयर होता है उसे हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर, ठीक है। लेकिन अगर हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स में हम क्या बोलते हैं, जो भी हमारा नॉर्मल ईयर होता है, जो हमारा बोलते हैं अप्रैल से मार्च तक चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। जो 1 अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट होता है नॉर्मल, ऐसी कंपनीज में भी कोई भी नई कंपनी में नया जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है ना, तो वो अप्रैल से मार्च तक चलेगा। हमारा नई बैलेंस शीट जो बनने तैयार होगी वो अप्रैल से मार्च तक चलेगी, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या होता है इको में भी होता है, इको में हमारा क्या होता है फिजिकल ईयर होता है, जिसे हम अप्रैल से मार्च तक बोलते हैं। ऐसे टैक्सेशन में भी होता है, टैक्सेशन में लेकिन आपका होता है अकाउंटिंग ईयर या फिर असेसमेंट ईयर, वो भी आपका अप्रैल से मार्च तक चलता है, ठीक है। हमारे सब में ही अकाउंट्स की अगर हम बात करें या फिर इको की बात करें, सब में ही जो ईयर चलेगा वो हमारा अप्रैल टू मार्च तक चलेगा, लेकिन सबके नाम डिफरेंट हो जाएंगे। इको में उसको हम क्या बोलते हैं फिजिकल ईयर, अकाउंट्स में बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। और अगर हम इसकी बात कर लें या फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं अकाउंट्स में, और अगर हम टैक्सेशन की बात कर रहे हैं तो टैक्सेशन में अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर, इन तीनों नामों से ही जाना जाता है टैक्सेशन की बात करें तो। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट में, हम यूपी की बात कर रहे थे, तो यूपी का जो कॉन्सेप्ट है मैंने बता दिया आपको, फ्लो कॉन्सेप्ट है, और ये पर्टिकुलर फिजिकल ईयर में काउंट किया जाता है, ठीक है, फ्लो जो बीओपी होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आती हैं वो 4 तरीके की आती हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। There are 4 type of transaction include in balance of payment, 1 2 3 4। फर्स्ट क्या आती है आपका, फर्स्ट आपका आता है विजिबल आइटम, सेकंड वन इज योर इनविजिबल आइटम, थर्ड वन इज योर यूनिलेटरल ट्रांसफर, एंड फोर्थ वन इज योर कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर फिर से आपको 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो आ जाएगा आपका कैपिटल रिसीप्ट एंड द सेकंड वन इज योर कैपिटल पेमेंट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इनका मतलब मैं लिख देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन ईच कॉन्सेप्ट। सेल ऑफ असेट्स, कैपिटल पेमेंट होता है हमारा परचेज ऑफ असेट्स, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जब मैंने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात करी तो हमें हमेशा याद रखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम बात करेंगे, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है हमारा, इस एक तरीके की स्टेटमेंट है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को दर्शा रही है, ठीक है ना, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को शो कर रही है। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात करें तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। कौन कौन सी आती हैं वो आपकी, फर्स्ट आती है विजिबल आइटम, फर्स्ट वन इज योर विजिबल आइटम, सेकंड वन इज योर इनविजिबल आइटम, थर्ड वन इज योर यूनिलेटरल ट्रांसफर, फोर्थ वन इज योर हमारा आता है कौन सा था, कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट वन की बात करूँ तो फर्स्ट हमने बात करी विजिबल आइटम। तो विजिबल आइटम का मतलब क्या है, जिस आइटम को हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे टेंजिबल असेट्स होती है ना, देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वैसे हमारा विजिबल आइटम होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, विजिबल आइटम में आएगा वो। तो विजिबल आइटम आपको पता है जैसे कि हमारे देश से एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा क्या होता है, चाय पत्ती होती है, ठीक है ना, टी लीव्स होती है एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हमारे देश से, और भी बहुत सारी क्लोथिंग होती है, जो भी अच्छे अच्छे सामान होते हैं वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है, अच्छे रेट मिलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमें फॉरेन से, ठीक है ना, बिजनेसमैन को अपना पैसा कमाना है, तो जितना भी अच्छा प्रोडक्ट होगा हमारे कंट्री का, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट, अच्छे से अच्छे मसाले, अच्छे से अच्छी चाय पत्ती या अच्छे से अच्छा शुगर या बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो होते हैं, अच्छे से अच्छी क्लोथिंग या ब्रांडेड चीज़ें, वो सारी हमारी एक्सपोर्ट हो जाती है हमारी कंट्री की, ठीक है। तो जो एक्सपोर्ट हो रही चीज़ें, या फिर मान लीजिए हम दूसरी कंट्री से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, जो जैसे पेट्रोल होता है वो हम इंपोर्ट करते हैं, वो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, वो हमारे अरब कंट्रीज जो होती हैं उनसे आता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंट्री में अवेलेबल नहीं होती हैं, हमें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, जिसमें गुड्स को हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, ऐसे गुड्स को हम विजिबल आइटम में रखते हैं, ठीक है। तो विजिबल आइटम में ऑब्वियसली आपको कौन सी चीज़ रखी जाएगी, गुड्स। विजिबल आइटम में क्या रखा जाएगा आपका, गुड्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इनविजिबल आइटम, तो इनविजिबल आइटम क्या होता है, सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है, देखिए सर्विसेज होती है जैसे कि मैं हूँ टीचर, ठीक है, तो टीचर क्या करता है कि सर्विसेज दे रहा है, अपनी नॉलेज दे रहा है। ऐसी डॉक्टर अपनी क्या करता है, सर्विसेज देता है। CA CS CMA
अपनी सर्विसेज देते हैं, लॉयर अपनी सर्विसेज देता है, ठीक है, नर्स अपनी सर्विसेज देती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, तो सर्विसेज ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने देश में देते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई यहाँ पे करी है उन्होंने, फॉरेन में जाकर सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर वो क्या कर रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, उनको सोल्ड आउट क्या कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को। अब सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं कंप्यूटर में बनते हैं वो, तो उनको क्या हम छू सकते हैं? नहीं, वो तो कंप्यूटर के थ्रू ही अपडेट होंगे, वहीं कंप्यूटर से ही जाएंगे दूसरी कंट्री में। लेकिन उनसे क्या मिलता है? पैसा मिलता है, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, ठीक है ना, या हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं ऑब्वियसली। तो वो सब चीज़ें हमारी सर्विसेज में आती है, और सर्विसेज जो होती है वो इनविजिबल आइटम का पार्ट होती है। चाहे डॉक्टर है, मान लीजिए कोई डॉक्टर इंडिया का है तो कोई डॉक्टर फॉरेन में है, तो फॉरेन में जाके भी हम सर्विसेज ले रहे हैं डॉक्टर से, कोई भी अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, मेडिसिन वो हमें मेडिसिन नहीं देगा, हमें वो सिर्फ क्या करेगा, प्रिस्क्राइब कर देगा, एक जगह पे लिख के दे देगा कि आपको ये मेडिसिन लेनी है या ये काम करना है, ठीक है ना। जैसे आयुर्वेदा डॉक्टर होता है, हमारे एलोपैथी डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्टर होते हैं, तो वो सब चीज़ हमारी सर्विसेज में आ जाएंगी। टीचर हो गया, लेक्चरर हो गए आपके, ठीक है ना, जो भी लेक्चरर होते हैं, टीचर होते हैं, ठीक है ना, प्रोफेसर्स होते हैं, वो सब चीज़ें हमारे इनविजिबल आइटम्स में आ जाते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर की बात कर लेते हैं। यूनि मतलब क्या होता है? यूनि मतलब होता है सिंगल। लेटरल मतलब क्या होता है? जब हम सिंगल ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, सिंगल हम किसी चीज़ को बाहर भेज रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा किस चीज़ में होगा? देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो इंडिया में बॉर्न एंड बॉटअप हुआ, यहीं पर उसने पढ़ाई करी, एजुकेशन करी, लेकिन वो सेटअप कहाँ हो गया? फॉरेन में। अब लेकिन जब वो तो फॉरेन सेटअप हो गया, लेकिन उसके पेरेंट्स रह गए यहीं पे इंडिया में, ठीक है। अब वो क्या करेगा? अपने पेरेंट्स को ऐसे तो छोड़ नहीं देगा कि भाई आप अपने आप चाहिए, ठीक है, उनके लिए कुछ ना कुछ मनी ऑब्वियसली भिजवाता रहेगा, ठीक है, टाइम टू टाइम, पर मंथ भिजवा सकता है, पर ईयर भिजवा सकता है, जैसे उनके पेरेंट्स की नीड होगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वहाँ से पैसा भिजवाता है, तो वो बदले में क्या एक्सपेक्ट करेगा? उसके पेरेंट्स उसे बदले में, उसने मान लीजिए 50,000 भिजवाया वहाँ से फॉरेन से यहाँ पे इंडिया में, तो वो बदले में ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि 50,000 वहाँ से वापस मिलेंगे, वो बस उन्हें दे देगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। पेरेंट्स की बात करने में यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कोई फ्रेंड सर्कल है, वो यहाँ पे रहता है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी के बच्चे का बर्थडे है, या हमारे ही नेफ्यू है, नीज है, ठीक है ना, भतीजा भतीजी है, ठीक है, वो यहाँ पे रहते हैं इंडिया में, हम लोग फॉरेन सेटअप है। तो ऐसे सीन में हमारा क्या होता है कि हमें कोई भी पैसा देना है तो हम पेटीएम के थ्रू, या कोई गिफ्ट देना है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, ठीक है, पेमेंट खुद कर दी, और जो गिफ्ट था वो पर्टिकुलर एड्रेस पे भिजा दिया। तो ऐसे ट्रांसफर को हम बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। इसमें पर्टिकुलरली आपके आते हैं गिफ्ट आती हैं, या फिर आपके ये आते हैं गिफ्ट आते हैं, या फिर मनी आ सकते हैं। इनमें दो चीज़ें मेनली आती है, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर में। अब आते हैं हमारे चौथे कॉन्सेप्ट। चौथा कॉन्सेप्ट हमारा है कैपिटल ट्रांसफर। व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल ट्रांसफर, तो कैपिटल ट्रांसफर जो हमारे होते हैं वो ऐसे ट्रांसफर होते हैं जब भी हम सेल या परचेज करते हैं असेट्स का। क्योंकि यहाँ पे कैपिटल की बात हो रही है, तो कैपिटल मतलब क्या? असेट्स की बात होगी सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल या परचेज कर रहे हैं असेट्स का, तो कैपिटल ट्रांसफर में फर्दर आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो आपका होता है कैपिटल रिसिप्ट, एंड सेकंड वन इज योर कैपिटल पेमेंट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? जब हम सेल करते हैं किसी भी असेट्स को, उससे जो भी हमें पैसा मिलता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपिटल पेमेंट, ठीक है, राइट। तो कैपिटल पेमेंट की जब भी हम बात करेंगे, तो कैपिटल पेमेंट मतलब होता है जब भी हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। पेमेंट कब करेंगे? जब हम किसी असेट्स को परचेज करेंगे। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट, रिसिप्ट मतलब क्या है? जब हमें पैसा मिलेगा, तो हम सेल करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा ना, ऑब्वियसली। अगर हम सेल करेंगे तभी हमें पैसा मिलने वाला, अगर इफ वी आर बिजनेसमैन, ठीक है, ठीक है। और लेकिन अगर हम परचेज करें किसी भी सेट्स को, देन वी हैव टू पे, हमें भी कुछ ना कुछ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन करने के थ्रू, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, आइदर कैश के फॉर्म में, या फिर आपके बहुत सारे ऑप्शनल मनी होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन फॉर्म में हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया है कि कैपिटल ट्रांसफर जो होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल ट्रांसफर, सेकंड वन इज कैपिटल पेमेंट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब होता है सेल ऑफ असेट्स। जब हम असेट्स को सेल करते हैं उसे हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं, जबकि जब हम परचेज करते हैं सेट्स को तो हम उसे कैपिटल पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये चारों कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में ही इसके सारे मीनिंग बता देती हूँ आपको, जिससे आपको लर्न करना इजी रह जाए। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री में क्या कहेगा? व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्मल रेजिडेंट, जब हम नॉर्मल रेजिडेंट की बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की फॉर्म में, तो नॉर्मल रेजिडेंट में तीन चीज़ें आती हैं आपकी। कौन कौन सी आती है? एक तो हमारा आता है इंडिविजुअल, एंड सेकंड वन इज योर फर्म, एंड थर्ड वन इज योर गवर्नमेंट एजेंसी। सो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री में तीन चीज़ें आती हैं, इंडिविजुअल, फर्म और गवर्नमेंट एजेंसी। अब आप सोचेंगे जब हमने इसको स्टार्ट करी थी तो हमने 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था। कौन कौन से 4 सेक्टर्स थे? प्लीज़ अगर आपको पता है तो आप बताइए, ठीक है। मैं बता देती हूँ 4 सेक्टर कौन कौन से होते हैं इकोनॉमी में। एक तो हमारा इंडिविजुअल, एक फर्म, एक हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, और जो चौथा होता है हमारा, ठीक है ना, और एक चौथा होता है फॉरेन एक्सचेंज। और जो इन सबके जो इंटरलिंक होता है वो कौन होता है? हमारा बैंक, ठीक है। तो बैंक और फॉरेन एक्सचेंज वो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है ही, तो उनको हमें ऑब्वियसली यहाँ पे अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, और ना ही वो लोग रेजिडेंट होते हैं,
ठीक है ना, जो बैंक होते हैं या फॉरेन एक्सचेंज की हम बात करें, फॉरेन करेंसी की हम बात करें, तो वो हमारे रेजिडेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो रेजिडेंट नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। आपको पता है कि जो हमारे बैंक होते हैं या फिर हम अगर फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, करेंसी की बात करें, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें हमारी आर्टिफिशियल चीज़ों में आ जाती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बैंक हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें रेजिडेंट की। रेजिडेंट में हमारे आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हो, कोई भी राम श्याम ABCD XYZ कोई भी पर्सन हो सकता है इंडिविजुअल। फर्म मतलब आपको पता है कोई भी ऐसी यूनिट जो कि प्रॉफिट करने के लिए मार्केट में बैठी है। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है, प्रोड्यूसिंग यूनिट हो सकती है, कोई भी रिटेलर हो सकता है जो हमारे आसपास किराना स्टोर होती है, छोटी छोटी सी रिटेलर स्टोर हो सकता है, कोई भी होलसेलर हो सकता है, कोई कोई बड़ी बड़ी शॉप्स भी होती है हमारे घर के आसपास, बड़े बड़े मॉल्स भी होते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें हमारी फर्म्स में आ जाएंगी। गवर्नमेंट एजेंसियाँ जो होती हैं, जो गवर्नमेंट के एजेंट के वे में काम करते हैं, ठीक है ना, या फिर गवर्नमेंट खुद कुछ ऐसे सेल सोल्ड आउट कर रही है, ठीक है ना, एजेंट के थ्रू ऑब्वियसली, ठीक है, वो सब चीज़ें हमारी यहाँ पे कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। ये हमने समझा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आपको बस सिंपल लैंग्वेज पता होना चाहिए। जब भी आपसे कोई वन लाइनर डेफिनेशन पूछेगा तो यू कैन से स्टेटमेंट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन अगर इसकी हमें पूरी डेफिनेशन चाहिए तो हमें पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो शो करती है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में क्या क्या पड़ा, एक तो विजिबल आइटम की ट्रांजेक्शन हो सकती है, एक इनविजिबल आइटम, एक यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर आपके फिर से फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, कैपिटल रिसीव्ड और कैपिटल पेमेंट। कैपिटल रिसीव्ड इज योर सेल ऑफ असेट्स, कैपिटल पेमेंट इज योर परचेज ऑफ असेट्स, ठीक है। और हमेशा ये बात याद रखनी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब भी बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात हो रही है, और जब जहाँ पे भी आपका टाइम पीरियड आ जाएगा वहाँ पे आपका फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, जहाँ पे आपका टाइम पीरियड आ जाएगा वहाँ पे आपका फ्लो कॉन्सेप्ट लाइव हो जाएगा, जग जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, जब भी हम किसी टाइम पीरियड की बात करें तो इसका मतलब हम फ्लो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, और किसी भी हम पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हैं तो हम स्टॉक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे कि हमने मनी सप्लाई समझा था, तो मनी सप्लाई हमारा क्या था, कि स्टॉक कॉन्सेप्ट था। अब आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको याद रखना है, ये हमारा क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। ये चीज़ें जो होती हैं फ्लो या स्टॉक वाली, ये MCQ में पूछ ली जाती हैं, आपके चाहे 12th की हो चाहे 11th के, चाहे आपके UGC नेट हो, ठीक है ना, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या BEd एंट्रेंस हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आगे का कॉन्सेप्ट, हमारा आगे का टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा था स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देती हूँ, आई विल मेंशन द नेम ऑफ द टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ BOP का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो वही चीज़ जो मैंने बताई थी वही यहाँ पे लिखा जाएगा। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, T फॉर्म में होता है, ठीक है। ये प्रॉपर लाइन बना लीजिएगा, योर रजिस्टर्स, ठीक है। ये आपका हो गया डेबिट साइड, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड होता है, राइट हैंड साइड आपका क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। अब डेबिट में क्या आएगा आपका, डेबिट में आएगा आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब ये डेबिट में क्या होता है, इसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और क्रेडिट में क्या आएगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अभी डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमने जब स्ट्रक्चर की बात करी थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो हमने इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में ही समझ लिया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है आपका T फॉर्म में होता है, काउंटिंग फॉर्मेट में होता है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी MCQ ट्रू फॉल्स या किसी और फॉर्म में पूछ लीजिए कि डेबिट बराबर क्रेडिट होता है कि नहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो इट मे बी और इट मे नॉट बी, जरूरी नहीं कि डेबिट बराबर क्रेडिट होगा। जैसे अकाउंटिंग स्टेटमेंट की हम बात करें तो अकाउंटिंग इसी फॉर्मेट पर बेस्ड रहता है कि डेबिट बराबर क्रेडिट है तभी वो अकाउंट माना जा रहा है ना। हमेशा डेबिट बराबर क्रेडिट होगा, जो चीज़ डेबिट हो रही है वो क्रेडिट पे कहीं ना कहीं हो रही है, तभी तो वो इक्वल कहला जाएगा। लेकिन इको में ऐसा नहीं है, इको में आपका डेबिट बराबर क्रेडिट हो भी सकता है, डेबिट मोर देन क्रेडिट हो सकता है, डेबिट लेस देन भी क्रेडिट हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं ये चीज़ डेबिट में क्यों आई है, ये चीज़ क्रेडिट में क्यों आई है। देखिए, जब हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं, चाहे आपने अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से इफ यू आर बिलोंग, तो आपने 11th में पढ़ लिया होगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, या फिर अगर आपने 12th के बाद स्टार्ट की अपनी ग्रेजुएशन में अपना अकाउंट पढ़ना शुरू किया, BCom में या BBA में या BCA में भी होता है अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्मॉल स्केल पे, ठीक है ना, वो छोटा टाइप का होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग BCA में। तो वहाँ पे क्या आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े जाते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था जो अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं, अकाउंट्स जो होती है हमारी, वो 3 तरीके का अकाउंट्स होते हैं। देखिए, एक तो हमारा होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। एक हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट, और एक हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। अगर व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये आपको पता है, ठीक है।
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, राइट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट स्टूडेंट्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट को आप क्या रखना है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट से ही हमारा स्ट्रक्चर बनेगा बीओपी का, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यही तो हमने करा है यहाँ पे, देख लीजिए आप, ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो यही तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी में करा है, यही तो हमने करा है यहाँ पे, स्ट्रक्चर जो बनाया हमने बीओपी का, यही तो बनाया है कि डेबिट में हमने क्या रखा है, जो भी हमारा आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो का मतलब क्या है कि जो हमारी कंट्री से बाहर पैसा जा रहा है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, हमारी कंट्री से पैसा बाहर कब जाएगा, हमारी कंट्री से पैसा जब बाहर जाएगा जब हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट, ठीक है। व्हेन वी इम्पोर्ट फ्रॉम अनदर कंट्री देन वी हैव टू पे सम अमाउंट, ठीक है ना, कुछ ना कुछ अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे हम कैश में करें, चाहे हम चेक में करें, या फिर हम बीओ के फॉर्म में करें, या फिर हमारे पास बहुत सारे अदर फॉर्म्स भी होते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, आपका गूगल पे कर दीजिए, पेटीएम कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट में पैसे को पेमेंट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी हमारा नॉमिनल अकाउंट बेस होता है, डेबिट और एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस मतलब जब हमारे कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है, तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा हमारी कंट्री से, ठीक है। और जब हम बाहर से क्या कर रहे हैं, बाहर से क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ सामान खरीद रहे हैं, ठीक है ना, बाहर से कुछ ना कुछ इनफ्लो आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो कब आएगा, जब हम अपनी कंट्री से क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारे पास पैसा आएगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री में क्या होगा, इनफ्लो होगा मनी का, फॉरेन करेंसी का। और जब हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, अगर हम इम्पोर्ट करेंगे तो हमें पैसा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा। तो यही तो यहाँ बात करिए, डेबिट क्या जा रहा है, और एक्सपेंसेस और लॉसेस को, ठीक है ना, जो हमारे लॉस इम्पोर्ट कर रहे हैं, पैसा बाहर जा रहा है तो लॉस ही हो रहा है हमारे लिए, तो ठीक है। तो डेबिट है, और क्रेडिट क्या गया, इनकम एंड गेन्स को। ये सिर्फ समझाने का तरीका था, अकाउंट्स वाला है, कहीं लिखना नहीं है, आपको मेंशन नहीं करना, तो इसके स्ट्रक्चर को याद करने के लिए ये अकाउंट से रिलेट करके मैंने समझा दिया, ठीक है। आपको बस लिखना कितना है, अपनी बुक्स के हिसाब से जो आपको बताया गया है उसे इतना बताया गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, ये सब कुछ नहीं लिखना है, ये सब समझाने के लिए है। लिखना सिर्फ इतना है कि स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी जो होता है हमारा टी फॉर्मेट में होता है, डेबिट बराबर क्रेडिट हो भी सकता है, नहीं भी, इट मे बी और इट मे नॉट भी। और हमें डेबिट में क्या लिखना होता है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और क्रेडिट में क्या लिखना होता है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी की बात कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैलेंस ऑफ बीओपी, कि बीओपी का जो बैलेंस होता है वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। When we talk about the balance of BOP, हेडिंग लिख देते हैं सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेंशन दी हेडिंग, देन आई विल एक्सप्लेन बैलेंस ऑफ बीओपी। देखिए बैलेंस ऑफ बीओपी मतलब क्या है कि हर एक अकाउंट का कोई ना कोई बैलेंस होता है। देखिए अगर ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट पूरे तरीके से होती है तो ये इको का पार्ट नहीं होती है, ये इको का पार्ट इसलिए क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट पूरे तरीके से नहीं है, पूरे अकाउंट के फॉर्म नहीं, यहाँ पे आपका अकाउंट से क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट याद करने को बताया जा रहा है, एक फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट की तो बात होगी, लेकिन डेबिट बराबर क्रेडिट हो ये नेसेसरी नहीं है। डेबिट मोर देन क्रेडिट हो सकता है, डेबिट लेस देन क्रेडिट हो सकता है, डेबिट बराबर क्रेडिट हो सकता है। तो यहाँ पे हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बैलेंस जो बीओपी का हो सकता है वो तीन फॉर्म में हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है आपका, बैलेंस बीओपी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द हेडिंग, देन आई विल एक्सप्लेन बैलेंस ऑफ बीओपी या फिर बैलेंस बीओपी। सेकंड वन इज सरप्लस बीओपी, and the last one is your deficit BOP। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, बैलेंस बीओपी। बैलेंस बीओपी का मतलब क्या होता है, बैलेंस बीओपी मतलब हमारा होता है जब हमारा रिसिप्ट, जो रिसिप्ट हो रहा है हमें फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है, रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बराबर हो जाए पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के, तो हम उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड बीओपी। ओके अंडरस्टैंड, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बराबर हो जाए पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के, तो हम उसे बोलते हैं बैलेंस्ड बीओपी, मतलब आपका डेबिट बराबर क्रेडिट हो जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बैलेंस बीओपी, ठीक है। और सरप्लस बीओपी का मतलब क्या होता है, सरप्लस मतलब क्या है कि कोई चीज डेबिट मोर देन क्रेडिट हो रही है, यही बात होता है सरप्लस मतलब, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेबिट इधर की तरफ आएगा, हमारा क्रेडिट इधर आएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट से क्या हो रहा है, मेरे एक्सपोर्ट में पैसा मिल रहा है, तो क्रेडिट मोर देन डेबिट लिख दीजिए आप इसे, ठीक है ना। इसे आप लिख सकते हैं डेबिट बराबर क्रेडिट,
यहाँ पे क्रेडिट मोर देन डेबिट और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्रेडिट लेस देन डेबिट। ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए थी, लिखना ये है जो यहाँ पे लिखा जा रहा है नीचे, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बराबर होता है पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में बैलेंस बीओपी की हम बात करें तो। अगर व्हेन वी टॉक अबाउट द सरप्लस बीओपी, तो सरप्लस बीओपी में क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट होता है रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मोर देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब हमारा रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मोर देन हो जाए पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के, तो हम उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दैट्स योर सरप्लस बीओपी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिसिट बीओपी, डेफिसिट बीओपी का मतलब क्या होता है, जब हमारा रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, व्हेन आर रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज लेस देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देन इट कॉल्ड डेफिसिट बीओपी, राइट। अब हम बात करते हैं रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है। रिसिप्ट कब होगा, देखिए पैसा हमें तब मिलेगा जब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, ठीक है। ये आपको पता है, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी पर्सन, किसी भी जैसे कोई पर्सन इंडिविजुअल, तो वो सर्विसेज दे सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। और बिजनेसमैन क्या करता है, विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट, राइट। तो हम इसे बोलते हैं बैलेंस बीओपी, दैट इट कॉल्ड इज बैलेंस बीओपी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सरप्लस बीओपी, देन आपका सरप्लस बीओपी क्या होता है, एक्सपोर्ट मोर देन इम्पोर्ट, ओके, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिशिएंट बीओपी, देन वी कैन से दैट एक्सपोर्ट लेस देन इम्पोर्ट। सो हियर वी रीड आउट द थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑन बीओपी। जो बीओपी का बैलेंस होता है उसमें हमने तीन कॉन्सेप्ट पढ़े। एक तो हमारा क्या था, एक तो हमारा था बैलेंस बीओपी, मतलब बैलेंस जो है, जो बैलेंस है बीओपी का, वो कैसे कैसे हो सकता है, या तो हो सकता है डेबिट बराबर क्रेडिट, या तो हो सकता है क्रेडिट मोर देन डेबिट, या फिर हो सकता है क्रेडिट लेस देन डेबिट, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट बैलेंस बीओपी, तो बैलेंस बीओपी का मतलब क्या है कि मतलब डेबिट बराबर क्रेडिट हो गया, एक्सपोर्ट बराबर हो गया इम्पोर्ट के। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब भी हमें फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी का रिसिप्ट होगा तो वो किस चीज़ से होगा, एक्सपोर्ट से होगा ऑब्वियसली, इसलिए इसमें बोला गया रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बराबर होता है पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सरप्लस बीओपी, तो सरप्लस बीओपी का मीन्स क्या हो गया हमारा, रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जब मोर देन हो जाएगा हमारा किससे, पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से। रिसिप्ट कब होगा, मैं एक्सपोर्ट से, तो एक्सपोर्ट जब हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इम्पोर्ट से, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो चीज़ हमारी कहलाएगी सरप्लस बीओपी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिशिएंट बीओपी, जब हम डेफिशिएंट बीओपी की बात करते हैं तो इसका मीन्स क्या होगा कि रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया लेस देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के, ठीक है। रिसिप्ट जो हो गया है वो हमारा कम हो गया, मतलब एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया इकोनॉमी में और इम्पोर्ट हो गया है ज़्यादा, ठीक है। तो यूजुअली कंडीशन किसी भी कंट्री की या तो ये रहती है, सरप्लस की रहती है, डेफिशिएंट की रहती है, इक्वल टू की तो कमी रहेगी ना, क्योंकि अकाउंटिंग की तो बात, अकाउंटिंग सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट, अकाउंट नहीं है पूरी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ बीओपी, क्योंकि यहाँ पे डेबिट बराबर क्रेडिट भी हो रहा है, कभी कभी हमारा क्रेडिट मोर देन डेबिट हो रहा है, कभी कभी क्या हो रहा है, क्रेडिट लेस देन डेबिट हो रहा है, तो इसमें तीनों ही फॉर्म हो सकते हैं। अब इस सेशन को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।